स्टार्ट। चलिए जी, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। हमारी नेक्स्ट रिएक्शन जो रहेगी वो रहेगी नाइट्रेशन। और मैं आप सभी को बता दूं कि जो भी हम अब रिएक्शंस करने वाले हैं अभी से 5-6 वो हम डायरेक्ट करेंगे। और हमको ये जानना है कि कौन सा रिएजेंट किस चीज में डला है और क्या बना है, ये हम डायरेक्ट करेंगे। हम ज्यादा दिमाग बिल्कुल नहीं लगाएंगे, डायरेक्ट करेंगे, क्योंकि हमको नंबर ऑफ रिएक्शंस कवर करनी है। इसलिए हम हर एक को बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं पढ़ेंगे, जिसका जरूरत है मैं आपको सब करवा दूंगा, ठीक है। नेक्स्ट रिएक्शन का नाम लिखिए सब लोग, साथ साथ नोट्स बनाएंगे। माइक ऑफ करके या थोड़े बहुत 2-4 बच्चे ऑन करके मेरे साथ बोल भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। पर बोलेंगे सब लोग घर पे, सही है ना। तो हम लोग क्या करने वाले हैं बेटा जी, नाइट्रेशन। और टॉपिक क्या चल रहा है, केमिकल रिएक्शंस ऑफ एल्केन्स, यानी कि एल्केन के अंदर हम कुछ डाल करके रिएक्शन करवाने वाले हैं। और अगर मैं एल्केन के अंदर नाइट्रेशन करवाना चाहता हूं तो मेरे को HNO3 डालना पड़ेगा गर्मा गर्म। और उस गर्मा गर्म को हम लोग फ्यूमिंग हॉट कह सकते हैं। और यहाँ पे एक हाइड्रोजन हट करके लग जाता है आपका NO2, यानी कि आप नाइट्रेशन एल्केन में अगर कभी करवाना चाहते हैं तो आप करवा सकते हैं, बिल्कुल कोई प्रॉब्लम हम लोगों को नहीं आने वाली है। एक प्रॉब्लम इसके अंदर होती है कि हमको मिक्सचर ऑफ कंपाउंड्स मिलता है। नाइट्रेशन यानी कि ये है नाइट्रिक एसिड, HNO3 का क्या नाम है बेटा जी, नाइट्रिक एसिड। नाइट्रिक एसिड जो होता है हमारा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का भी काम करता है, और ये क्या करेगा, बॉन्ड ब्रेक कर देगा। और बॉन्ड ब्रेक करके स्मॉलर कार्बन के ऊपर भी NO2 ग्रुप लगा सकता है। यानी कि अगर यहाँ पे 4 कार्बन होते तो पहले 4 कार्बन पे एक NO2 लगा सकते थे, फिर कार्बन कम करके NO2 लगा सकते थे। डिफरेंट डिफरेंट जगह पे पॉसिबल है हाइड्रोजन का हटके। इसलिए क्या होता है कि ये रिएक्शन नॉट, दिस इज नॉट दैट इंपॉर्टेंट, क्योंकि इसके अंदर हम लोगों को मिक्सचर मिल रहा है। जिस रिएक्शन में हम लोगों को मिक्सचर मिलता है वो बहुत ही ऐसे ही होती है वो, क्योंकि उससे हमको कोई एक स्पेसिफिक सी चीज नहीं पता लग रही है, इससे हमको मिक्सचर पता लग रहा है। अब मिक्सचर का क्या तो वो पेपर में देंगे, और इसीलिए वो इम्पोर्टेंट होती नहीं है, ठीक है। नाइट्रेशन इसके अंदर इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट दिस इज वन ऑफ द रिएक्शन, इसलिए हम इसको कर रहे हैं, ठीक है ना। बस इसके अंदर इतना ही, ज्यादा इसको डिटेल में पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। नेक्स्ट रिएक्शन में लिख रहा हूं सल्फोनेशन। सल्फोनेशन, ठीक है। सल्फोनेशन के अंदर आप लोग ये बात जान लीजिए कि H2SO4 डलेगा, और H2SO4 इस तरीके से होता है इसका स्ट्रक्चर कुछ। और होता क्या है, ये भी एक एसिड होता है, तो ये आसानी से H+ जो है ये दे सकता है, तो O पे पीछे क्या बच जाता है, माइनस बच जाता है, ठीक है। ऐसा होता है इसके अंदर, राइट। तो अगर मैं एल्केन के अंदर H2SO4 डाल दूंगा तो क्या मिलेगा, मुझको देखना आप ध्यान से। अगर मैं एल्केन के अंदर ये कुछ इस तरीके से बना देते हैं अपन लोग, इसके अंदर अगर मैं क्या डाल दूं H2SO4, तो यहाँ पे भी हाइड्रोजन हट करके SO3H लग सकता है, और पानी यहाँ पे निकल चुका है, ठीक है। यानी कि इसमें से क्या निकल गया, OH जो है वो निकल गया होगा, और H जो है वो आपने यहाँ से निकाल दिया है एक, और H2O जो है वो रिमूव हो चुका है, और इस तरीके से आपको कंपाउंड सल्फोनिक एसिड मिल चुका है। हाँ बेटा बोल। सर आपने ब्रैकेट में उधर CH4 लिख दिया। बेटा CH4 नहीं है ये ब्रैकेट में CH2 होल 4 है। इसका मतलब ये होता है कि CH2 जो है वो 4 है बीच में। अच्छा यहाँ कह रहे हो आप, ओके 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 ओके, यस सर। ठीक है ठीक है ठीक है बेटा, ठीक है, सही कर देते हैं हर्ष के कहने पर हम। ये इसका ये मतलब है, ठीक है। अगर किसी को नहीं मालूम था तो पता लगा लीजिएगा। दिस अगेन इज नॉट दैट इम्पोर्टेंट रिएक्शन, तो मैं इसको इतना ही बता के आगे बढ़ रहा हूँ, ठीक है ना। तो आप लोग भी मेरे साथ बढ़िए आगे, और नोट करते रहिएगा, नोट्स में आपको भेज ही दूंगा, ठीक है। अब ऑक्सीडेशन की रिएक्शंस करानी है हमको, और ऑक्सीडेशन में सबसे पहले बचपन में करी हुई रिएक्शन, सबसे आसान, नाम है उसका कंप्लीट कंबशन। आप मुझे बताइए बताइए बताइए, अगर मैं एल्केन ले लूं, यानी कि मैं इथेन ले लेता हूँ C2H5 C2H6,
CH3 कंप्लीट कंबशन कैसे कराते हैं? ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, और कार्बन हाइड्रोजन का कोई भी कंपाउंड अगर ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न होता है तो बोलो क्या बनता है? CO2 plus H2O. CO2 एंड H2O स्वाहा। ठीक है, तो ये बर्न हो चुका है। अब आप इसको करते हैं बैलेंस, और बैलेंस किस प्रकार से करते हैं? पहले ऑक्सीजन देख लेते हैं या हाइड्रोजन देख लेते हैं। कितने हाइड्रोजन हैं? 6 हाइड्रोजन है। यहाँ पे कितने हैं? तो यहाँ पे 3 लगा दीजिए। कार्बन देख लीजिए, कार्बन को 2 लगा दीजिए। अब कितने बच गए ऑक्सीजन? ये हो गए हैं 4 ऑक्सीजन, और ये हो गए हैं 6 ऑक्सीजन, 3 ऑक्सीजन। ठीक है, 4 और 3 कितने हो गए? 7 हो गए। तो यहाँ पे क्या लग जाएगा? 7/2 लग जाएगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? कंप्लीट कंबशन इज वेरी इजी। Yes, sir. आपको बस ये पता होना चाहिए कि इसमें बनता क्या है, CO2 एंड H2O। उसके बाद बैलेंस तो इसको कोई भी कर लेगा। साथ ही में थर्मोडायनेमिक्स पढ़वा चुका हूं मैं आपको। तो कंबशन रिएक्शन एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है, इसलिए इसके डेल्टा H की वैल्यू किस में आती है? नेगेटिव में आती है। ये सब हम कहानी पहले थर्मोमेटर कर चुके हैं, इसलिए हमको ये आसान लग रही है। ठीक है, इसके बाद ना एक और टर्मिनोलॉजी, एक और रिएक्शन है यहाँ पे, इनकम्प्लीट कंबशन। इनकम्प्लीट कंबशन, और इनकम्प्लीट कंबशन के अंदर हम लोग क्या करते हैं? हम लोग इनकम्प्लीट कंबशन के अंदर भी ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ही रिएक्शन करवाते हैं, बट जब लिख दिया जाए एरो पे इनकम्प्लीट कंबशन, तो वहां पे आपको प्रोडक्ट मिलता है कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस H2O। देन हमको इसको करना होता है बैलेंस। इसको बैलेंस कर देंगे, मैं डायरेक्ट कर देता हूँ इसको बैलेंस कुछ इस तरीके से। ठीक है, तो इनकम्प्लीट कंबशन अगर कभी लिख दिया जाए एरो पे, तो आप क्या बनाओगे? कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस वाटर। CO2 प्लस वाटर कब बनाओगे? जब एरो पे क्या लिख दिया जाएगा? कंप्लीट कंबशन। अगर कुछ नहीं लिखा है तो हम मान के चलेंगे कि वो कंप्लीट कंबशन ही है। अगर स्पेसिफिकली मेंशन्ड है कि इनकम्प्लीट कंबशन है, तब हम मान के चलेंगे कि भाई यहाँ पे अब हमको ध्यान रखना है कि कार्बन मोनोऑक्साइड बनाना है, कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो नहीं बनाना है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? दिस इज वेरी इजी। यस सर। चलो, एक और रिएक्शन है, रिएक्शन विद स्टीम। रिएक्शन विद स्टीम, जब भी स्टीम वर्ड आ जाए इसका मतलब पानी के साथ रिएक्शन होती है, बट वहां पे टेम्परेचर जो होता है वो काफी 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 ज्यादा होता है। बहुत ही भयंकर जो है वो टेम्परेचर रहता है, और भयंकर टेम्परेचर के अंदर जो है वो काम हो जाएगा इसका। और ये किस में कन्वर्ट होगा, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। कार्बन मोनोऑक्साइड और H2 गैस में। इसको हम कहते हैं सिन गैस। क्या कहते हैं बेटा जी इसको? हम सिन गैस। तो ये रिएक्शन भी इंपॉर्टेंट है, बिकॉज यहाँ पे हम मैन्युफैक्चर करते हैं सिन गैस। ठीक है, दिस इज द इंडस्ट्रियल मेथड टू प्रिपेयर दिस। आर यू गेटिंग ऑल दीज 3 रिएक्शंस? साथ साथ नोट Yes, कर लो। sir. ये तो मैं आपको यस जितनी सर। भी रिएक्शंस आज करवाऊंगा वो डायरेक्ट हैं सारी की सारी। हम किसी को भी डीप में स्टडी नहीं करने वाले हैं। हम देखने वाले हैं कि ये चीजें एग्जिस्ट करती हैं, और मन पक्का करके इनको याद करने वाले हैं। दैट्स इट। ठीक है ना, आज की क्लास यही है भाई। तो मैं साथ साथ याद करवाऊंगा आपको, दोबारा से बोलता जाऊंगा तो आपको याद हो जाएंगी। ठीक है, आज क्लास नंबर 4 है ना हमारी, को मैं लिख देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे चलो, नाइट्रेशन जो है हम कर चुके हैं एल्केन के अंदर, और एल्केन के अंदर नाइट्रेशन करेंगे तो फ्यूमिंग तड़कता भड़कता डालेंगे और NO2 ग्रुप लगा देंगे। मिक्सचर मिलता है, सर ने बताया था, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, सल्फोनेशन, सल्फोनेशन के अंदर H2SO4 डालेंगे, फिर से H हटा के SO3H लगा देंगे और पानी निकाल देंगे। आ गया जो कंप्लीट कंबशन, तो इतनी बार करी है कि हमको वैसे ही याद है। इनकम्प्लीट कंबशन में सिर्फ एक ही चेंज है कि कार्बन मोनोऑक्साइड बनेगा, और याद रखना है स्पेशल मेंशन होगा वहां पे इनकम्प्लीट कंबशन। इसके बाद सर ने बताई हमको रिएक्शन विद स्टीम। स्टीम मतलब पानी, और पानी का किस टेम्परेचर पे डालना है? हाई टेम्परेचर पे। कैटलिस्ट के तौर पे निकल मैंने यहाँ पे डाल दिया, और मिलेगा क्या? कार्बन मोनोऑक्साइड एंड H2, जिसको हम क्या कहते हैं? सिन गैस कहते हैं। चलो, इतना हमको अब हो चुका है याद। इसके बाद हम करने वाले हैं कुछ कैटेलिटिक ऑक्सीडेशन। कैटेलिटिक ऑक्सीडेशन, कैटेलिटिक ऑक्सीडेशन यानी कि आप ये देखने वाले हो कि जब जब मैं कैटलिस्ट चेंज कर दूंगा तो सेम रिएक्शन में जो प्रोडक्ट है चेंज हो जाएगा। फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं आपसे, मैंने मीथेन को ऑक्सीडाइज कराना है, तो मैंने डायरेक्ट O2 डाल दिया है, और मैं हाई प्रेशर पे डाल दूं, यानी कि 100 atm इज वेरी हाई प्रेशर, हाई टेम्परेचर ही लिया है 573 केल्विन, और कॉपर की प्रेजेंस में मैंने ये रिएक्शन करवाई है,
तो यहाँ पे मुझको मिलता है मीथेनॉल। ठीक है, बैलेंस आप इसको खुद से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अगली रिएक्शन अगर आप देखें, सेम मैं मॉलिब्डेनम ट्राइऑक्साइड यानी कि MoO3 MO2 O3 की प्रेजेंस में अगर मैं डालूं इसको और हीट कर दूं तो यहाँ पे मुझे फॉर्मेल्डिहाइड मिल जाएगा। फॉर्मेल्डिहाइड क्या होता है? सबसे पहला एल्डिहाइड यानी कि मीथेनॉल। मीथेनॉल को प्यार से क्या कहते हैं बेटा? फॉर्मेल्डिहाइड। यानी कि मीथेनॉल का कॉमन नेम क्या है बेटा? फॉर्मेल्डिहाइड। ये आपको याद रखना पड़ेगा और साथ में निकल जाएगा यहाँ से पानी। ठीक है, तो ये दो रिएक्शन देखो, बिल्कुल सेम रिएक्टेंट लिया आपने, बस आपने रिएजेंट अलग डाला। यानी कि हमने एक जगह कॉपर की प्रेजेंस में रिएक्शन करवाई है और एक जगह दूसरा कैटलिस्ट लिया है मॉलिब्डेनम बेस्ड। ठीक है, तो यहाँ पे आपको प्रोडक्ट देखने को जो मिले वो अलग अलग देखने को मिले हैं। ठीक है, तो ये बातें आपको सारी याद रखनी है। इसके बाद अगर मैं आपको बताऊं, सेम ही रिएक्शन अगर मैं सेम टाइप की रिएक्शन अगर मैं करूं, ऑक्सीडाइज करूं, पर इस बार मैं Ag2O सिल्वर ऑक्साइड की प्रेजेंस में रिएक्शन करूं और इसको गर्म कर दूं, तो यहाँ पे मुझे देखने को मिलेगा कि ये जो कॉर्नर वाला CH3 है, यानी कि एक कार्बन जो है इसमें जो कॉर्नर पे है, वो कन्वर्ट हो जाएगा COOH में और यहाँ से H2 साथ में बाहर निकल जाएगा। तो आप ये देख सकते हो कि कैसे कैसे आपने कैटलिस्ट अलग डाल करके अलग अलग प्रोडक्ट बनाए हैं। यहाँ से सिर्फ एक ही बात आपको ध्यान रखनी है कि डिफरेंट रिएजेंट जो आप डालोगे उनकी स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज रहेंगी, यूं नहीं कि किसी को भी कहीं भी डाल दिया। ठीक है, अगर मैं इनकी इंपॉर्टेंस की बात करूं तो ये रिएक्शंस इतनी ज्यादा एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट तो नहीं है स्कूल के पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से, बट नीट और मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं इनको देखूं तो मुझे छोटी छोटी सी बातें भी याद रखनी पड़ती हैं, इसीलिए हम ये सारे के सारे रिएजेंट कर रहे हैं। ठीक है, बाकी एनसीईआरटी के जो क्वेश्चन है स्कूल के नॉर्मल पेपर में, जो स्कूल सीबीएसई लेवल पेपर बनाता है, अक्सर उसी में ट्विस्ट करके कुछ ना कुछ देता रहता है, उससे ज्यादा वो बढ़ता नहीं है। ठीक है, बट अगर कुछ स्कूलों में जैसे मेंस और नीट का पेपर आता है, वहां पे जो है फिर वो कभी भी ये बीच में से छोटा सा गिरा देंगे और प्रोडक्ट आपसे पूछ लेंगे, वहां ये दिक्कत करेंगे, इसलिए हम इनको याद करते चलेंगे साथ साथ। ठीक है, जितनी ज्यादा चीजें ऑर्गेनिक में याद कर लो उतना ज्यादा बेहतर रहता है, उतना ज्यादा आगे इजी बन जाता है आप लोगों के लिए। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। इसके बाद मेरे पास एक रिएक्शन है जिसको कहते हैं आइसोमेराइजेशन। आइसोमेराइजेशन आइसोमेराइजेशन के अंदर क्या करना है आपको, जैसे मान लीजिए मेरे पास ब्यूटेन है, ब्यूटेन के अंदर अगर मैं रिएजेंट आप लोगों का डाल दूं AlCl3 HCl की प्रेजेंस में 573 केल्विन की प्रेजेंस में, तो यहाँ पे आइसोमर जनरेट होगा, यानी कि एक कार्बन दूसरे कार्बन के ऊपर जो है वो आ जाएगा डायरेक्टली। याद रखने की बात है, याद रखने का पॉइंट है, तो ये आप लोग याद रखेंगे। ठीक है, अगर मैं बात करूं, एक और एग्जांपल दिया हुआ है इसके अंदर मेरे पास एन हेक्सेन दिया हुआ है। एन हेक्सेन का मतलब 6 कार्बन की सीधी चेन। अगर मैं इसके अंदर क्या डाल दूं, रिएजेंट याद करो AlCl3 HCl इन द प्रेजेंस ऑफ 573 केल्विन, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे आइसोमेराइजेशन होगी सर। 1 2 3 4 और ये 2। ठीक है, क्या सर ये दूसरी जगह पे जा सकता है एक कार्बन उठ के? बिल्कुल जा सकता है, बिल्कुल कोई दिक्कत की बात नहीं है। ये बीच में चला जाएगा, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अगेन आप देख सकते हो कि मिक्सचर वाली रिएक्शन है, तो इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंस ये भी नहीं रखेगी। ठीक है, नंबर ऑफ रिएक्शंस में याद करने वाली बात है तो हम इसको अगेन कर रहे हैं। ठीक है ना, देख लो मिक्सचर बन रहा है, काफी सारे प्रोडक्ट बन सकते हैं, इधर उधर कार्बन जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ठीक है, एक बार पढ़ लिया बहुत है, सफिशिएंट है, अच्छे से दिल से एक बार पढ़ लिया सफिशिएंट है। कभी आएगी प्रोडक्ट देख के, ऑप्शन में देख के याद आ जाएगा कि हाँ भाई इसका ये काम था, और एल्केन में पड़ी थी। ठीक है, चलो नेक्स्ट रिएक्शन करते हैं। नेक्स्ट रिएक्शन का नाम है एरोमेटाइजेशन। अब ये रिएक्शन स्कूल के पेपर में कई बार 1 नंबर में पूछ ली जाती है, क्योंकि इसमें रिएजेंट काफी सारा आपको याद रखना पड़ता है। ठीक है, लेना तो इसमें भी एन हेक्सेन ही है, बट मैं कुछ अतरंगी तरीके से लिख रहा हूं।
वो इसलिए लिख रहा हूं ताकि आपको प्रोडक्ट याद करने में आसानी हो, बस यही मकसद है, ठीक है। एरोमेटाइजेशन, एरोमेटिक कंपाउंड से आपको एक ही कंपाउंड दिमाग में आना चाहिए अगर आपने हक्कल रूल नहीं पढ़ा है। अगर आपने मेरे साथ जीओसी करी थी और हक्कल रूल पढ़ा था फिर तो कोई चक्कर ही नहीं है, आपको सारा कुछ याद आ जाएगा। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो आपको सिर्फ एक ही बात दिमाग में आनी चाहिए, सर एरोमेटिक, एरोमेटिक मींस बेंजीन, बेंजीन एक एरोमेटिक कंपाउंड है, ठीक है। इन शॉर्ट सी बात है ये, ठीक है। बाकी बातें बाद में, क्यों है, किस लिए है, ये सारा टॉपिक हो रखा है, जिसको पता करना हो मेरे को मैसेज कर देना, जीओसी की प्लेलिस्ट ले लेना। चलो आगे देखो, इसके अंदर जो रिएजेंट है वो काफी सारा है, ये आपको याद रखना है। Cr2O3, ठीक है, कॉमा V2O5, कॉमा MO2O3 स्लैश Al2O3, ये सारा डालना है बेटा, ठीक है। किसी को डाउट आए कि भाई इतना सारा लिखना पड़ेगा, हाँ भाई सारा लिखना पड़ेगा। 10 to 20 atm प्रेशर पे 773 केल्विन पे होता क्या है, यहाँ पे एक H यहाँ से निकलता है, एक H यहाँ से निकलता है और एक H यहाँ से निकलता है, ये दो H निकल जाते हैं यानी कि -H2 हो जाता है, और ये सारे के सारे जब जुड़ जाएंगे, सारे CH2 जब बन जाएंगे, CH3 था बेटा, जब सारे CH2 बन जाएंगे तो फिर ये कुछ इस तरीके से आपको कंपाउंड नजर आएगा, ठीक है। अब इसके अंदर से भी 3 बार H2 रिलीज होगा, इसके अंदर से भी 3 बार H2 जो है वो रिलीज हो जाएगा, और फिर ये क्या बन जाएगा, अगर मैं यहाँ से H निकाल दूं तो कार्बन के 4 बॉन्ड होते हैं बेटा, और अगर मैं एक हाइड्रोजन और एक हाइड्रोजन को कम कर दूं तो कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड बनेगा। तो आप देख सकते हैं हाइड्रोजन हाइड्रोजन अगर मैं निकालूंगा तो ये बनेगा, तो 2 हाइड्रोजन निकालने पर यानी कि एक H2 निकालने पर एक डबल बॉन्ड आया, फिर एक आएगा, फिर एक आएगा, और आपका इस तरीके से क्या तैयार हो जाएगा, एक एरोमेटिक कंपाउंड तैयार हो जाएगा। आपको यहाँ से डीहाइड्रोजिनेशन करवानी है, क्या करवानी है बेटा जी, डीहाइड्रोजिनेशन करवानी है। ये याद रखने पड़ेगा बेटा आपको सारा, यस सब याद रखना है आपको। Cr2O3, V2O5, MO2O3 स्लैश Al2O3, टेम्परेचर है 773, 10 to 20 atm प्रेशर पर लेना है। क्या आपको ये सारी बात याद हो जाएगी? एरोमेटाइजेशन इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट रिएक्शन फॉर स्कूल एग्जाम, ओनली फॉर स्कूल एग्जाम दिस इज इम्पोर्टेंट, तो जरूर इसको याद करके जाना, राइट। एक और स्कूल एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, इट इज नोन एज पायरोलिसिस। पायरोलिसिस आसान भी है क्योंकि इसके अंदर आप अपने मन से कुछ भी बना सकते हो, जैसे मैंने C6H14 ले लिया, ठीक है, ये एक एल्केन है और ये आपको पता है हेक्सेन है, मैं एल्केन की बात ही कर रहा हूँ, अभी एल्कीन एल्काइन स्टार्ट तो किया नहीं, यानी कि 6 कार्बन की सीधी चेन है। अकेला इसमें मैं सीधा टेम्परेचर हाई कर दूं तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे बॉन्ड ब्रेक होने चालू हो जाएंगे, यानी कि कभी ऐसा होगा C6H12 + H2, मतलब जब आप टेम्परेचर बढ़ाते हो तो बॉन्ड क्लीव होते हैं, ब्रेक होते हैं, ठीक है, टेम्परेचर बढ़ाने पर बॉन्ड ब्रेक होते हैं। तो कई बार ऐसे लगा कि भाई H2 ब्रेक हो गया तो ये बन गया, ठीक है। कभी ऐसे लगेगा कि इसमें से अगर आपने 2 कार्बन कम कर दिए तो बचे हुए साथ में बना देना, ये भी बन सकता है। अगर आप बात करोगे मल्टीपल प्रोडक्ट्स बनते चले जाएंगे, मतलब ये तो मैं कम बना रहा हूँ, आप देखो बस ऐड सब्ट्रैक्ट करके बहुत सारे बना देना। और पायरोलिसिस का क्या मतलब होता है, एल्केन्स व्हेन हीटेड एट हाई टेम्परेचर, ठीक है, हीटिंग ऑफ एल्केन्स एट हाई टेम्परेचर 773 केल्विन से 973 केल्विन तक जब इसको हीट किया जाएगा अंडर द प्रेशर ऑफ 6 to 7 atm, ठीक है। इसमें कैटलिस्ट डाल भी सकते हैं, नहीं भी डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप बस यही समझ लो, अगर आपको पायरोलिसिस आ जाए तो आपको क्या करना है, पहले एक लाइन लिखनी है, हीटिंग ऑफ एल्केन्स एट हाई टेम्परेचर नियरली 773 to 973 केल्विन, और एक C6H14 लेना, इसको कैसे भी ब्रेक कर देना, पर जितने में जितनी चीजें आप कम करो उतना साइड में लिखते जाना,
समझ में आ रही है? और थोड़ा हिसाब से लिखते जाना, ये नहीं कि कुछ भी मुंह दे के लिख दिया। 4 कार्बन के साथ में हाइड्रोजन 2 ही रह गए आपके, ठीक है, क्योंकि सर ने कहा था कि कुछ भी कर देना, बस जोड़ के पूरा लिख देना। ऐसे नहीं करना है भाई, थोड़ा सिस्टम से करना है, ठीक है ना। तो आप देख लो किस तरीके का सिस्टम है। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। और इसी के साथ केमिकल रिएक्शन ऑफ एल्केन्स का जो टॉपिक है वो प्रॉपर पूरा खत्म होता है, ठीक है। एक बात मैं बता दूं, एल्केन्स के अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट बातें थी वो थी उसकी प्रिपरेशंस एल्केन्स की बहुत इंपॉर्टेंट है। और दूसरा उसकी जो फिजिकल प्रॉपर्टीज थी उसमें मेल्टिंग पॉइंट वाली जो प्रॉपर्टी, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और इसके अंदर तो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है कुछ, एरोमेटाइजेशन एक इंपॉर्टेंट है रिएक्शन, और दूसरा जो है वो हेलोजिनेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये इसलिए हमने पूरी क्लास हेलोजिनेशन पर लगाई थी ऑब्वियसली। और लास्ट में एक पायरोलिसिस और बहुत अच्छे से कर लेना, इसके अलावा कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और अगर आप बुक को फॉलो कर रहे हो तो इसके बाद जो टॉपिक शुरू होता है वो होता है कन्फर्मेशंस। और एल्केन के जो कन्फर्मेशन है वो मैं बहुत अच्छे से आपको जीओसी में करवा चुका हूँ। कन्फर्मेशंस इसलिए मैं नहीं करवाऊंगा, न्यूमैन प्रोजेक्शन एंड ऑल दैट अगर किसी ने किया है स्कूल में तो, क्योंकि वो मैं जीओसी में ही ऑलरेडी वो पार्ट कवर करवा चुका हूँ। तो मैं यहाँ पे सिर्फ एल्केन, एल्कीन और एल्काइन ही स्टडी करूंगा, और कुछ स्टडी नहीं करने वाला हूँ, ठीक है। तो हम शुरू करते हैं अब एल्कीन्स के टॉपिक को। यहां तक किसी को कोई डाउट है तो प्लीज बोल दो। सबको समझ में आ रहा है? साथ चल रहे हो ना भाई? यस सर। एनर्जी Yes, के sir. साथ करना है पूरा काम। हाइड्रोकार्बन करना है एनर्जी के साथ, जान के साथ पूरी, ठीक है, क्योंकि चैप्टर है डिफिकल्ट और अभी लग नहीं रहा है। जब एल्कीन भी हो जाएगा, एल्काइन भी हो जाएगा, एरोमेटिक कंपाउंड भी हो जाएंगे, देन व्हेन यू रिवाइज द चैप्टर, व्हेन, तो आपको बहुत 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 सारी रिएक्शन एक साथ लगेंगे। और अगर आप रोज जितना करवाया जा रहा है उतना याद करेंगे, और जिस क्लास में आएंगे मेरी उस क्लास से पहले का अगर आप सारा याद करके आएंगे दोबारा से 15-20 मिनट लगा के, फिर आपको क्लास में कोई दिक्कत नहीं आएगी। दिस इज द ट्रिक टू मेक दिस चैप्टर इजी, अदरवाइज दिस चैप्टर इज रियली डिफिकल्ट। अभी तो 12th में जब आप काफी सारे चैप्टर कर लोगे और उसके बाद जो हाइड्रोकार्बन के ट्रिक्स लगेंगे उसमें बहुत सारे घुमा देते हैं, वो सोचना पड़ता है उसके अंदर। तो आपको 11th का काम 11th में पक्का होना बहुत जरूरी है। स्पेशली ऑर्गेनिक पूरी रिपीट है, 100% रिपीट है। चलो आगे बढ़ते हैं एल्कीन्स पे। एल्कीन की अगर मैं बात करूंगा तो सबसे पहले एल्कीन का नामकरण कर लें। IUPAC बताना इसका क्या नाम होगा? बहुत आसान, बहुत ज्यादा, जल्दी बोलो। 1 2 3 ब्यूटी। 4। ब्यूटवानीन या ब्यूटीन, ठीक है। चलिए आप मुझे बताना इसका क्या नाम होगा अगर मैं स्पेशली इसको इस तरीके से बना रहा हूं तो। इसका नाम बताओ, इस तरीके से बनाया तो क्या होगा? बताओ बेटा। सिस ब्यूटीन। सिस ब्यूटीन। 1 2 3 4, 4 ही कार्बन है सर इसमें। ब्यूट तो है, 2 पे इन भी है, बट आपने स्पेशल तरीके से बनाया, इसका मतलब मोटे मोटे ग्रुप एक साथ है तो क्या लगाते हैं? सिस। अगर मैं मोटे मोटे ग्रुप ऑपोजिट साइड लगा लेता तो क्या हो जाता बेटा जी? ट्रांस। ट्रांस हो जाता। ये बात सभी को मालूम है? अगर मैं मोटे मोटे यस ग्रुप सर। ऑपोजिट साइड घेर देता तो क्या हो जाता बेटा? ट्रांस ब्यूट। अरे मनन बैठा है ना, मनन तेरे को समझ में आ रहा है बाबा? यू मिस्ड योर जीओसी वाला पार्ट यार, दैट इज व्हाई आई एम आस्किंग। ठीक है ठीक है, याद करता चलियो, ठीक है। चलो यस सर। एल्कीन्स में आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। काफी अच्छी बातें हैं एल्कीन्स में। अच्छा, एल्कीन की एक इंपॉर्टेंट सी बात है कि कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन जब होता है तो इसमें जो होती है वो रोटेशन रेस्ट्रिक्टेड होती है, पता है ना। डबल बॉन्ड में ये बॉन्ड यानी कि घूम नहीं सकता, मतलब आप एक कार्बन को रोक के दूसरे कार्बन को डांस नहीं करवा सकते, यानी कि इसको घुमा नहीं सकते, चक्री नहीं चल सकती है, ठीक है, ये ब्लॉक्ड है। ये बात पता है ना तुमको कि रोटेशन डबल बॉन्ड जो होते हैं Yes, साइडवेज sir. ओवरलैपिंग से ट्रैक होते हैं, ऐसे टाइटली हेल्ड होते हैं, ऐसे नहीं घूम नहीं सकते। एक ऐसे बॉन्ड हो जाए, एक ऐसे नहीं। जबकि सिंगल बॉन्ड में क्या था? सिंगल बॉन्ड में ये दिस कैन इजीली रोटेट जब सिग्मा था, बट जब डबल हो गया दिस कैन नॉट रोटेट, दिस कैन नॉट पॉसिबल, ठीक है ना। चलो
दिस इज नॉट पॉसिबल। आई मीन ठीक है, चलो जी चलो जी, ये बातें मैं आपको याद करवा रहा था, बस छोटी छोटी सी थी इसके अंदर बातें, और ये हमने काफी करी थी जब हमने जीओसी करी थी। तो सर अब आप है सीधा, इसमें सिस ट्रांस है, इजेड है, सिस ट्रांस भी करवा चुका हूँ, इजेड भी करवा चुका हूँ, स्टेबिलिटी भी इनकी बता चुका हूँ, सब कुछ हो चुका है। बस अब एक ही टॉपिक रहता था इनमें कि इनकी प्रिपरेशंस कैसी होंगी, और डायरेक्ट हम लोग करने वाले हैं प्रिपरेशंस ऑफ एल्कीन्स, ठीक है ना। तो मैं लिखने वाला हूँ प्रिपरेशंस ऑफ एल्कीन्स टॉपिक, प्रिपरेशंस ऑफ एल्कीन्स, ठीक है। और रिएक्शंस कुछ मैं आपको डायरेक्ट ही बताऊंगा इसके अंदर भी, ठीक है, और कुछ समझाने वाली हैं वो आगे आएंगी एल्कीन्स के अंदर, उसको जरूर समझाएंगे। फिलहाल सबसे पहली सबसे इंपॉर्टेंट इस टॉपिक की रिएक्शन जो आएगी ही आएगी आपकी फॉर श्योर, वो है प्रिपरेशन ऑफ एल्कीन्स वाया ब्यूटूइन या ब्यूटूआइन, सॉरी। ब्यूटूआइन क्या होगा? ब्यूटूआइन सर कुछ इस तरीके से होगा कि आइन आपने बोला है तो कहीं ना कहीं ट्रिपल बॉन्ड होगा, और कहाँ लगा है? 2 पे लगा है, इसलिए हम इसको ऐसे बनाएंगे, ठीक है। अब ब्यूटूआइन के अंदर आप लोग क्या ऐड करोगे? मैं इसमें अगर सोडियम इन द प्रेजेंस ऑफ लिक्विड अमोनिया डाल दूं, सोडियम इन द प्रेजेंस ऑफ लिक्विड अमोनिया, सर कहीं याद आया आपको? कल ही एस ब्लॉक में पढ़ाया था, सोडियम इन द प्रेजेंस ऑफ लिक्विड अमोनिया जब रिएक्शन होती है तो वहां पे इलेक्ट्रॉन्स, फ्री इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं, और अगर कोई स्पीशी फ्री इलेक्ट्रॉन्स लूज करती है तो ये गेन कौन करेगा? ये ब्यूटूआइन गेन करेगा, और ब्यूटूआइन का क्या हो जाएगा? रिडक्शन हो जाएगा। इसीलिए ट्रिपल बॉन्ड टूट के किस में कन्वर्ट हो जाता है? डबल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाता है। और इसके अंदर एक बात और याद रखनी है कि यहाँ पे थोड़ी सी इलेक्ट्रॉनिक ऑपोजिट साइड्स पे इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन रहती है, इसीलिए यहाँ पे जो बनने वाला प्रोडक्ट है वो है ट्रांस ब्यूटूइन। अरे आपको ये बात याद रखनी है, बाय द नेम बर्च रिडक्शन। इस रिएक्शन का नाम भी है अपना बर्च रिडक्शन, बर्च साइंटिस्ट का नाम होगा ऑब्वियसली, ठीक है, याद रखेंगे इसीलिए। इसके बाद एक और मेरे पास है कि मैं डायरेक्ट H2 डाल दूं, H2 कैटलिस्ट की प्रेजेंस में डाल दो, PD की प्रेजेंस में डाल दो, साथ में कैल्शियम कार्बोनेट लेना है मेरे को, इसमें CaCO3 प्लस सल्फर। अगर मैं इसमें CaCO3 प्लस सल्फर डाल दूंगा तो मुझे ये बात याद रखनी है कि यहाँ पे जो रिएक्शन है वो कुछ इस तरीके से होगी कि जो प्रोडक्ट बनेगा वो बनेगा सिस ब्यूटूइन, और इस रिएक्शन का भी अपना ही एक नाम है, इसको बोलते हैं लिंडलार्स कैटलिस्ट। लिंडलार्स कैटलिस्ट क्या काम करता है सर? ये सल्फर क्यों डलता है सर? ये सल्फर इसलिए डलता है ताकि रिएक्शन जो है वो एल्कीन पे ही स्टॉप हो जाए। हुआ कुछ नहीं है, हुआ कुछ भी नहीं है। आप देखिए ये 2 कार्बन, देखिए दोनों रिएक्शन में कुछ नहीं हुआ। ये देखो ये 2 कार्बन है, इसके बीच में ट्रिपल बॉन्ड है, सबसे टॉप पे देखो ये ट्रिपल बॉन्ड है। ट्रिपल बॉन्ड में क्या हुआ? एक बॉन्ड कम हो रहा है और हाइड्रोजन हाइड्रोजन आके जुड़ जा रहे हैं। याद करना बहुत आसान है इसको। तो रिडक्शन हो रही है, कार्बन का एक एक हाइड्रोजन बढ़ रहा है कार्बन के साथ, देखो ना ये वाला हाइड्रोजन बढ़ रहा है, यहाँ पे कुछ नहीं हुआ, H2 का एडिशन ही तो हुआ है। अगर सेम साइड से एडिशन हो जाता है तो लिंडलार्स कैटलिस्ट करवाता है वो, ठीक है। सल्फर क्यों डाला? ताकि रिएक्शन आगे और एल्केन में ना कन्वर्ट हो जाए, क्योंकि H2 अगर और इसमें ऐड हो गया तो कार्बन का ये वाला बॉन्ड भी हट जाएगा एल्कीन वाला, और हाइड्रोजन हाइड्रोजन ऐड हो जाएगा। जैसे आपने एल्केन के अंदर देखा था, एल्केन की पहली रिएक्शन में यही था, H2 इन द प्रेजेंस ऑफ निकल डाला था हमने। कोई बोलो यार, यस और नो? डाला था। Yes, sir. उसी की तरह ही काम हुआ है, सल्फर इसीलिए डाला है हम लोगों ने ताकि ये रिएक्शन जो है वो यहीं पे रुक जाए और आगे एल्केन में कन्वर्ट ना हो जाए, ठीक है। तो हमको यहाँ से सर 2 बातें और याद रखनी है कि एक है बर्च रिडक्शन, बर्च में बनता है ट्रांस, और एक है लिंडलार्स कैटलिस्ट, उसमें बनता है सिस। टॉपिक कहाँ पढ़े हैं? प्रिपरेशन ऑफ एल्कीन में पढ़े हैं। होता क्या है? रिडक्शन होता है। किसका रिडक्शन होता है? एल्काइन का रिडक्शन होता है, क्योंकि एल्काइन का रिडक्शन होगा तभी तो एल्कीन सिस और ट्रांस फॉर्म होगा, ठीक है। तो ऐसे ऐसे आपको स्कीमें बना बना के चीजें याद रखनी है, और ये दोनों की रिएक्शंस
बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, 5 स्टार टॉपिक है, आता ही आता है। ठीक है, तो इस इंपॉर्टेंस के साथ में इसको याद रखना है। चलो देखो आगे बढ़ते हैं हम लोग। फ्रॉम एल्काइल हैलाइड्स, फ्रॉम एल्काइल हैलाइड्स, इसमें आपको समझने को मिलेगा। ठीक है, फ्रॉम एल्काइल हैलाइड्स, इसको बोलते हैं हम लोग डी हाइड्रो हेलोजिनेशन रिएक्शन। सर डी हाइड्रो हेलोजिनेशन का क्या मतलब होगा? हाइड्रोजन वहां से हटेगा और हेलोजन जो लगा होगा वो हटेगा, और रिएक्शन करानी कैसे है, किससे स्टार्ट करवानी है? फ्रॉम एल्काइल हैलाइड से स्टार्ट करवानी है। तो चलो आओ करते हैं शुभ आरंभ। देखिए मेरे पास दिया हुआ है आयोडो इथेन। सर रिएजेंट बताओ क्या डलेगा? रिएजेंट डलेगा KOH एल्कोहोलिक। ठीक है, एल्कोहोलिक KOH डलेगा। ठीक है, यानी कि KOH जो है वो पार्टी से आया है और वहां पे कौन मिला उसको? इथेनॉल मिला होगा। C2H5OH KOH भी अगर डला हो तब भी ये काम हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे होता क्या है सर ये बताओ पहले। देखो ध्यान से देखो, थोड़ा सा समझाने की कोशिश कर रहा हूँ मैं आप लोगों को। ठीक है, पहली बात तो ये है कि यहाँ पे जो OH माइनस मिलेगा आपको वो बेस का काम करेगा। ठीक है, बेसिकली KOH एल्कोहोलिक किसका काम करेगा? वर्क्स एज बेस हेयर। और बेस का काम क्या होता है? बेस का काम होता है प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट करना। प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट करना काम होता है बेस का। और प्रोटॉन क्या होता है? प्रोटॉन होता है H+। यानी कि जो H+ निकालना चाहता है वो होता है बेस। नाउ ये क्यों H+ निकालना चाहता है ये आप देखो ध्यान से। KOH एल्कोहोलिक में K पे प्लस है और OH पे माइनस है। ठीक है, ये KOH जब इसके साथ रिएक्ट करेगा इथेनॉल के साथ या किसी भी अल्कोहल के साथ, तो होगा क्या कि ये OH माइनस ये H+ खा जाएगा इसका। जब यहां से ये H+ बना के निकलेगा तो ये क्या बनेगा? C2H5O पे माइनस, और इसके साथ ये पोटेशियम का K+ जुड़ा रहेगा। सोल्ट लाइक फॉर्मेशन है ये, माइनस प्लस को खींच रहा है वो वाली है, और पानी यहाँ पे निकल जाएगा। एसिड बेस रिएक्शन टाइप हो जाएगी, क्योंकि अल्कोहल में जो H है वो O के पास है, और O और H का जो बॉन्ड होता है काफी ज्यादा पोलर होता है। पोलर का मतलब है ऑक्सीजन पे काफी ज्यादा डेल्टा माइनस होता है और इस पे काफी ज्यादा डेल्टा पॉजिटिव होता है। व्हाई? बिकॉज ऑक्सीजन इज द सेकंड मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ऑफ पीरियोडिक टेबल। काफी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, और ये बॉन्ड बहुत ही ज्यादा हल्का सा है, यानी कि इसमें प्लस माइनस बहुत ज्यादा डिफरेंस था तो आराम से टूट जाएगा। और ये H जो है H+ बना के जाएगा, क्योंकि साथ में लगा है ऑक्सीजन, ये इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन को ही देके जाएगा। तो H पे प्लस आ गया और चला गया, और O पे आ गया माइनस। तो ये जो है O का माइनस, अब ये प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट करके वापस से इसमें कन्वर्ट होना चाहता है। यानी कि अगर मैं इसको जनरल फॉर्म में लिखूं तो ये क्या है? RO पे माइनस, ये क्या है? ये बेस का काम करेगा। और बेस क्या काम करते हैं आपको मैं की पॉइंट्स बता दूंगा लास्ट में कि आपको क्या क्या याद रखना है, तो आप बिल्कुल भी मत घबराओ, ये सब आप लोगों के लिए नया है। अगर आपको लग रहा है समझ में नहीं आ रहा है तो मैं अभी आपको, ऐसा मत सोचो कि समझ में नहीं आ रहा है, ऐसा सोचो कि मैं बता ही आपको भी इतना रहा हूं। ठीक है ना? पर ये की पॉइंट्स है यहाँ से कि बेस क्या होते हैं। सर ने बताया बेस वो होते हैं जो H+ एब्स्ट्रैक्ट करते हैं, राइट। अब आपको यही याद रखना है कि KOH एल्कोहलिक अगर मैंने डाल दिया कभी जीवन में, क्लास 12th में भी, बोर्ड्स के में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है KOH एल्कोहलिक पे, यही सीख लो, खत्म हो जाएगा, 12th में काम कम हो जाएगा। KOH एल्कोहलिक वर्क्स एज योर बेस। बेस का काम क्या होता है? प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट करना। प्रोटॉन क्या होते हैं? H+। ये की पॉइंट आपने यहां से निकाला। अब होगा क्या ये बात ध्यान रखना। चलो ये सारी कहानी होगी। KOH एल्कोहलिक बेस की तरह काम क्यों करता है, उसका आंसर आपको यहाँ पे मिल गया। क्योंकि KOH एल्कोहलिक जो था, यानी कि अल्कोहल की प्रेजेंस में जो KOH लिया था उससे OR- बेस निकलता है, तो KOH एल्कोहलिक भी बेस का ही काम करेगा। इन शॉर्ट हम ऐसी बात करेंगे, ठीक है ना। चलो देखो अब ध्यान से सुनना, बड़े ध्यान से। यहां से तो ये बेस निकल गया, पर ये बेस जो आपने निकाला वो इसके साथ रिएक्शन करेगा कैसे ये भी तो बताओ, और प्रोडक्ट बनेगा क्या
ये भी तो बताओ, सब्र करो अभी बताते हैं। जिस कार्बन के साथ हेलोजन लगा है उस कार्बन को अल्फा कार्बन मार्क कर दीजिए, ठीक है, और पड़ोसी को बीटा मार्क कर दीजिए। आई रिपीट, जिस कार्बन पे हेलोजन लगा है, हेलोजन जिस कार्बन पे है यानी कि आई जिस कार्बन पे है उसको अल्फा मार्क कर दिया और पड़ोसी को हमने बीटा मार्क कर दिया। अब हम क्या करेंगे, अब हम करेंगे यहां से एलिमिनेशन, यानी कि हम किसी चीज को निकालेंगे। निकलने की वजह क्या है सर? निकलने की वजह भी होगी, ठीक है, वजह जरूर होगी हर चीज की। आयोडीन कार्बन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है क्योंकि आयोडीन एक हेलोजन है। आयोडीन एक हेलोजन है, ये डेल्टा माइनस ले रहा था और ये कार्बन पे डेल्टा प्लस जनरेट कर रहा था, यानी कि कार्बन पे कमी कर रहा था, यानी कि ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन आई की तरफ झुकाव ज्यादा रख रहे थे। यानी कि आई एक लिविंग ग्रुप है, आई एक बेहतर लिविंग ग्रुप है क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ले करके वहां से फरार होना चाहता है। बट कार्बन ऐसे ही अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नहीं देगा, क्योंकि कार्बन ने अगर एक बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स दे दिए तो कार्बन पे कमी हो जाएगी। अब कमी भी नहीं पड़नी चाहिए वरना तो मामला खराब हो जाएगा। तो यहाँ पे हुआ क्या, आपको याद रखना है कि OH माइनस वर्क एज अ बेस किया होगा। अब ये एल्कोक्साइड आयन नहीं बनाया, डायरेक्ट OH माइनस लगा दिया है क्योंकि K पे प्लस और OH पे माइनस है। डायरेक्ट याद रखेंगे ये OH माइनस बेस का काम करेगा, राइट। बेस क्या काम करेगा? H प्लस लेगा। क्या लेगा? H प्लस। हाइड्रोजन अगर H प्लस बन के इसके साथ आया और अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पीछे दे गया, यानी कि वो अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस बॉन्ड को दे गया, और इस बॉन्ड को क्यों दे गया होगा? क्योंकि आयोडीन वहां से चिल्ला रहा था कि मुझको यहां से जाना है, जाना है, जाना है। तो बेस आया OH माइनस। बेस क्या कहता है? बेस कहता है ओ आयोडीन ठंडरक भाई, मैं बीटा से हाइड्रोजन लेता हूं, यानी कि प्रोटॉन लेता हूं, H प्लस लेता हूं, वो अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अल्फा और बीटा के बीच में देगा ताकि कार्बन को भी दिक्कत ना हो। क्यों दिक्कत ना हो? क्योंकि कार्बन के 4 बॉन्ड पूरे होने चाहिए। कोई बोलो यार, ये तो पूरा हो गया और आई पे आ गया माइनस, और भाई पानी जो है वो निकल गया और सब मौज में। और ये जो K पे प्लस था वो K पे प्लस I माइनस आपको कुछ इस तरीके से दिखेगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? सो Yes, sir. what we are doing here, we are doing dehydrohalogenation. why? क्योंकि हमने बीटा से हाइड्रोजन निकाला है, अल्फा से हेलोजन निकाला है, और अल्फा बीटा के बीच में डाल दिए हैं डबल बॉन्ड, तो हाइड्रोजन और हेलोजन निकल रहा है। दैट्स व्हाई वी कॉल दिस रिएक्शन डीहाइड्रोहेलोजिनेशन। और इस रिएक्शन का एक और नाम होता है बीटा एलिमिनेशन। ठीक है, तो अब मैं आपको याद करवाता हूं इस रिएक्शन में हमने क्या किया है। इस रिएक्शन में दोस्तों हमने लिया एक हेलो एल्केन। क्या लिया है? हेलो एल्केन। हेलो एल्केन में जिस कार्बन पे हेलोजन लगा था उस कार्बन को अल्फा मार्क कर दिया, पड़ोसी को बीटा। रट लो, अल्फा से हेलोजन निकलेगा, बीटा से हाइड्रोजन निकलेगा, और अल्फा बीटा के बीच में डबल बॉन्ड आ जाएगा। कब? जब KOH एल्कोहलिक डलेगा। ठीक है, आगे बात समझ में। और ऐसा हुआ तो क्या बनेगा? एल्कीन का फॉर्मेशन हो जाएगा। ओए बोलो यार, यस Yes, और sir. टॉपिक याद रखना कौन सा पढ़ रहे हो। प्रिपरेशन ऑफ एल्कीन्स आप कर रहे हो, और किससे बना रहे हो? एल्काइल हैलाइड से बना रहे हो। अब एक बच्चे को जो है वो थोड़ी दुविधा होती है। वो दुविधा बच्चे को ये होती है कि वो कहता है कि सर अगर हेलो एल्केन कुछ इस टाइप का आ गया तो अब हम क्या करेंगे, अब हम कहाँ जाएंगे? वे कहीं नहीं जाओगे, वे टेंशन नहीं, हर चीज का इलाज है। KOH एल्कोहलिक डाला, KOH एल्कोहलिक किसका काम करेगा? बेस का काम करेगा। बेस क्या करेगा? बीटा से हाइड्रोजन लेगा और अल्फा बीटा के बीच डबल बॉन्ड डालेगा। अल्फा कौन है? अल्फा हम हैं। ये कार्बन बोला जो ब्रोमीन के साथ के अल्फा हम हैं। और आपने सीखा है सर कि अल्फा का पड़ोसी कार्बन इज कॉल्ड बीटा। क्या यहाँ पे एक बीटा है? नहीं बेटा, यहाँ पे 2 बीटा है, एक बीटा 1 और एक बीटा 2। क्या दोनों से हाइड्रोजन जा सकता है? जी हाँ, बिल्कुल पॉसिबिलिटी है कि दोनों से हाइड्रोजन जा सकता है। तो बनेगा क्या? देखिए,
जब बीटा 1 से हाइड्रोजन निकलेगा तो डबल बॉन्ड यहाँ पे आएगा, ठीक है, और जब बीटा 2 से हाइड्रोजन निकलेगा तो डबल बॉन्ड यहाँ पे आएगा। इसमें जिसको भी डाउट है कि ये बना कैसे है वो फटाफट से मुझे बता दो, मैं दोबारा से पीछे करके आपको बताऊंगा। ये आपको समझ में आ चुकी है कि एक हाइड्रोजन यहाँ से और हेलोजन भी यार यहाँ से, फिर दूसरी दफा बीटा 2 से जब निकला तो हाइड्रोजन यहाँ से और हेलोजन यहाँ से। और बोलो यार, तो दूसरा मतलब किसी को भी किसी भी बच्चे को डाउट है तो पूछ लो भाई। और बोलो यार सर एक बार दोबारा बता दो। एक बार दोबारा बता दे। तो शान बोला, तो शान बता कहाँ से बताऊं बेटा, एक बार पीछे से बता दे। ठीक है, देखो स्टार्टिंग से मतलब यहाँ से स्टार्टिंग से ना। नो सर, वो दूसरी वाली बेटा एक बात बता, चल इसको स्टार्ट करने से पहले दो बातों का पता है कि नहीं पता मेरे को, यस और नो में जवाब देना हमने। ठीक है, देखो हम टॉपिक कर रहे हैं एलिमिनेशन रिएक्शन, और इसमें हमने सीखा कि सर KOH एल्कोहलिक जो है वो बेस का काम करेगा। ये बात क्लियर है? इधर देख के बता। यस सर। ठीक है, बेस क्या काम करता है बेटा, बेस क्या काम करेगा? प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट करेगा, H+ एब्स्ट्रैक्ट करेगा। देखो अब हाइड्रोजन तो काफी जगह पे है, ऐसा नहीं है कि हाइड्रोजन अल्फा कार्बन पे नहीं है, पर हाइड्रोजन वो एब्स्ट्रैक्ट करेगा ना जो निकलने के बाद एक स्टेबल कंपाउंड भी तो बना रहा हूं। अब स्टेबल कैसे पता लगेगा? एनर्जीज देखनी पड़ेंगी, वो हम देख नहीं सकते, तो हमने डायरेक्ट याद ही रख लिया कि जो बन रहा है वो स्टेबल ही बन रहा होगा। ठीक है, तो जब बेस एब्स्ट्रैक्ट करेगा तो क्या याद रखना है, कौन से कार्बन से एब्स्ट्रैक्ट करेगा वो हाइड्रोजन? H+ बीटा से। ठीक है तो शान, और जब वो बीटा से करेगा H+ एब्स्ट्रैक्ट तो अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पीछे किसको देगा, किसको देगा पीछे? देखना, सुन मेरी बात, इधर देख। जब यहाँ से H+ निकलेगा ये वाला बॉन्ड टूटेगा, ले मैं तेरे को पूरा ही करके बता दूंगा, कमाल कर दी तूने। इधर देख, जब ये H+ निकलेगा, ये H+ बन के निकला, ठीक है, यानी कि अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस कार्बन को देके निकला, तो क्या बनेगा? CH2 पे माइनस। ये बात समझता है? अब बता। यस। ये OH ले गया होगा और ये क्या बन गया होगा? पानी निकल गया होगा। अब देख सुन, ये I को निकलना था, I को जाना था यहाँ से, बट मान ले अगर I जाता तो I इलेक्ट्रॉन लेके जाता, अगर I इलेक्ट्रॉन लेके जाता तो क्या बनता? इस पे प्लस आता। अब ये प्लस माइनस मिलके क्या बना लेते? बॉन्ड बना लेते। ये बात समझ में आई कि नहीं आई, पहले ही बता। यस सर, आ गया। ठीक है, अब ना इतना सब याद रखने से बेटर है एक बात ही याद रख ले यार, कि अगर तुझे कभी हेलो एल्केन दिख जाए, हेलो एल्केन तो समझता है ना, उसमें अगर KOH एल्कोहलिक डला नजर आ जाए, या फिर इथेनॉल की प्रेजेंस में, अरे बाबा, या फिर इथेनॉल की प्रेजेंस में KOH डला नजर आ जाए, तो वो एल्कोहलिक KOH ही कहलाएगा। एल्कोहलिक KOH डाला, बीटा से हाइड्रोजन निकाला, अल्फा से हेलोजन, सॉरी बीटा से हाइड्रोजन ही बोला ना मैंने, राइट, बीटा से हाइड्रोजन निकालना है, अल्फा से हेलोजन निकालना है, और अल्फा बीटा के बीच में क्या डालना है? डबल बॉन्ड डालना है। आर यू गेटिंग दिस? और आपको मिल जाएगा, सिंपल। अब वही ट्रिक हमने यार तो शान यार यहाँ पे करी। तो शान एक बात बता, इसमें बीटा 2 नजर आ रहे हैं? यस। अब पॉसिबिलिटी दोनों पे हाइड्रोजन है, तो दोनों कार्बन H+ निकाल सकते हैं। जब बीटा 1 निकालेगा तो पहला प्रोडक्ट मिलेगा ब्यूटवानी, और जब बीटा 2 निकालेगा तो ब्यूटवीन मिलेगा। ये क्लियर हुआ? यस सर। ठीक है, एक थोड़ा सा छोटा सा डिस्क्रिप्शन और, जैसे देखो अगर मैं बीटा 2 से बेस आया OH- क्या करेगा? ये H+ को ले जाएगा, ये अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इधर देगा और इसको बाहर भगा देगा। अगर आपको समझ में आई तो फिर ये बन जाएगा। एरो के साथ करना काम, एरो के साथ करोगे तो मजा आएगा, आगे भी मजा आएगा तुमको। ऑर्गेनिक एरो का खेल है, सारा का सारा गेम एरो का है। एरो पहले डाल दिया ना आपने, तो इसका मतलब है आपको अब एक्चुअल में पता है कि यहाँ पे क्या होने वाला है। प्रोडक्ट बनाने की जरूरत भी नहीं है, आप पहले समझ चुके हो क्या बनेगा।
तो आप डायरेक्ट भी बना सकते हो, ठीक है। तो एरो प्रैक्टिस के लिए होते हैं, तो प्रैक्टिस कॉपी में एरो जरूर चाहिए मुझे, ठीक है। अब आगे देखो, इसके अंदर एक छोटी सी कहानी और है, फिर आपकी क्लास को खत्म करेंगे। ये प्रोडक्ट जो है वो मेजर है और ये जो प्रोडक्ट है वो माइनर है, ठीक है। ये जो प्रोडक्ट है उसको कहते हैं सेट जेफ प्रोडक्ट। क्या कहते हैं बेटा जी? सेट जेफ प्रोडक्ट या सेट जेफ रूल के अकॉर्डिंग है, ऐसे कह लो, अकॉर्डिंग टू। एक बात मैं आपको याद कराऊं फटाफट से, एल्कीन की स्टेबिलिटी करी थी हाइपर कॉन्जुगेशन के टॉपिक से, याद है आपको? जीओसी में एक टॉपिक किया था हाइपर कॉन्जुगेशन, और हाइपर कॉन्जुगेशन में मैंने आपको बताया था एल्कीन की स्टेबिलिटी चेक करते हैं, और वहां पे याद किया था डबल बॉन्ड कार्बन के साथ वाले कार्बन को अल्फा कार्बन कहते हैं, डबल बॉन्ड कार्बन के साथ वाले कार्बन को अल्फा कार्बन कहते हैं, अल्फा कार्बन पे लगे हुए हाइड्रोजन्स को अल्फा हाइड्रोजन्स कहते हैं। सो देयर आर 6 अल्फा हाइड्रोजन्स। क्यों? क्योंकि सर ये रे 3 और ये रे 3, और आपको बताया था मोर द नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन्स मोर विल बी द स्टेबिलिटी। सर ये रहा अल्फा, कितने हाइड्रोजन हैं सर? 2 हाइड्रोजन हैं। मोर द नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन्स मोर विल बी द स्टेबिलिटी, मोर विल बी द स्टेबिलिटी। याद है आपको? भाई बोलो यार, ये 2 ही हैं खाली बेचारे के पास। ज्यादा स्टेबल कौन? 6 वाला। तो मेजर वो है, माइनर वो है। अब साइड जब भैया कहते हैं, इसी बात को घुमा के कहते हैं, बहुत चालाक निकले। SAYTZEFF सेट जेफ रूल हमको कहता है मोर सब्स्टिट्यूटेड alkene is more substituted alkene is more stable, ऐसा सेटजेफ ने कहा। और इसको आप देख सकते हो, जिसको मैंने मेजर लिखा उसमें एल्कीन को 2 तरफ से कार्बन के ग्रुप घेर रहे हैं, और जिसको मैंने माइनर लिखा उसको केवल एक ही कार्बन का ग्रुप घेर रहा है। बेशक वहां 2 कार्बन है बट ग्रुप एक ही माना जाएगा। जहां पे ज्यादा ग्रुप सराउंड करेंगे एल्कीन को, उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा रहेगी, ऐसा किसने कहा? सेटजेफ ने। और इसका जो उल्टा था उसको आप हॉफमैन प्रोडक्ट कह सकते हो। इसकी बात हम बाद में करेंगे, इसको भी डायरेक्ट याद रखो, हॉफमैन प्रोडक्ट। ऑपोजिट वाले को, माइनर वाले को हॉफमैन प्रोडक्ट कहते हैं, यानी कि जो लेस सब्स्टिट्यूटेड है वो हॉफमैन प्रोडक्ट कहलाता है, जो ज्यादा सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन है वो सेटजेफ प्रोडक्ट कहलाता है। हमारे अकॉर्डिंग जो है वो सेटजेफ प्रोडक्ट इज द मेजर प्रोडक्ट हियर। और काफी सारी 12th में इस पे डिस्कशन है। 12th में एलिमिनेशन रिएक्शन का एक प्रॉपर पूरा टॉपिक है, उसमें काफी सारी टाइप्स ऑफ एलिमिनेशन है, मजा आता है उसको करते हुए। ये सबसे बेसिक थी आपकी, इसको कहते हैं बीटा एलिमिनेशन, इसको कहते हैं बीटा एलिमिनेशन। नाम है इसका बीटा, बीटा से हाइड्रोजन निकल रहा है, बीटा एलिमिनेशन। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? बोलो यार। इतनी कहानी थी आज की क्लास की, और ये सारी बातें जितनी मैंने बताई यार आपको याद रखनी है। रिकॉर्डिंग स्टॉप करते हैं